हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी की हिस्ट्री क्लास 6 की। और आज हम यहाँ पर चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, इसके अलावा केवीएस, एनवीएस या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी की बुक से ही पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज के जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है, यानी कि चैप्टर 1 का जो नाम है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। फ्रेंड्स, देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो जान लेते हैं कि इस चैप्टर में स्टार्टिंग में क्या दिया गया है। तो देखिए, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बच्ची है जो कि सोच रही है कि हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, इसके अतिरिक्त अतीत के बारे में या इतिहास के बारे में क्या क्या बातें जानी जा सकती हैं। तो देखिए, अगर हमें ये जानना है कि कल क्या हुआ था तो हम क्या करेंगे कि हम रेडियो सुन सकते हैं, इसके अलावा हम टीवी देख सकते हैं या फिर हम अखबार पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें ये जानना है कि पिछले वर्ष क्या हुआ था तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की याद हो, उस समय की बातें उसकी स्मृति में हों। लेकिन बहुत हज़ारों साल पहले या 100 साल पहले क्या हुआ था, अगर हमें ये जानना है तो हम कैसे जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, जैसे कि हम ये जान सकते हैं कि उस समय के जो लोग थे वो क्या खाते थे, उनका भोजन क्या होता था, उनके कपड़े कैसे होते थे, यानी कि वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में वो रहते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है इसको मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में कवर करने का प्रयास किया है जिससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। देखिए, पहले पॉइंट में यहाँ बताया गया है कि लाखों वर्ष पहले, यानी कि अब से लाखों वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो उस समय के जो लोग थे वो भोजन संग्राहक के रूप में या आखेटक के रूप में नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। जैसे कि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लाखों वर्ष पहले या सबसे पहले जो मानव के साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो प्राप्त हुए हैं नर्मदा नदी के तट पर से या नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्र से। तो लाखों वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। अगर हम यहाँ पर एक वर्ड देखें, भोजन संग्राहक, तो देखिए भोजन संग्राहक का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, भोजन संग्राहक से यहाँ मतलब है कि वो जो लोग थे वो क्या करते थे, अपने भोजन के लिए जड़, फल और जंगल के जो अन्य उत्पाद होते हैं उनको इकट्ठा कर लेते थे, यानी कि उनका संग्रह करते थे। ठीक है, मतलब वो कुछ भी उत्पाद नहीं करते थे, खुद से कुछ भी उगाते नहीं थे, जो मिलता था उसको अपने भोजन के लिए इकट्ठा करके खा लेते थे। इसके अलावा आखेटक की अगर हम बात करें तो वो लोग शिकार करते थे जानवरों का अपने भोजन के लिए। तो किस तरीके से वो लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे, वो करते थे भोजन संग्राहक के रूप में या आखेटक के रूप में। अब देखिए, ये तो थी लाखों वर्ष पहले की बात। अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर बात की गई है अब से 8000 वर्ष पूर्व की। तो ये बात करने से पहले हम मैप में नर्मदा नदी की लोकेशन एक बार चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है इंडिया का मैप और ये है आपकी नर्मदा नदी जो कि विंध्य पहाड़ियाँ और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है और ये मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में होते हुए अरब सागर में अंत में जाकर मिल जाती है। तो नर्मदा नदी के पास से ही सबसे पहले मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये बात आपको समझ में अब तक आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं 8000 वर्ष पूर्व की। तो देखिए, अब से 8000 वर्ष पूर्व जो स्त्री पुरुष थे इन्होंने ही क्या किया था, गेहूं और जौ जैसी फसल उपजाना आरंभ किया था। मतलब सबसे पहले जो फसल उपजाई गई थी वो थी गेहूं और जौ की,
और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कहाँ उपजाई गई थी, तो ये उपजाई गई थी उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने गेहूं और जौ जैसी फसल उपजाई थी। इसके अलावा ये लोग क्या करते थे, ये लोग भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को भी पालते थे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये लोग कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे। अब हम एक बार मैप में सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ देख लेते हैं। तो देखिए जो अगर हम अपने देश की बात करें तो देखिए 4 दिशाएं होती हैं, ऊपर की तरफ उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। और सुलेमान और किरथर पहाड़ियों की अगर हम लोकेशन की बात करें एनसीईआरटी के अनुसार तो वो बताई गई है उत्तर पश्चिम, यानी कि इधर के इलाके में। तो देखिए अब हम जूम करके देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए सुलेमान पहाड़ियाँ हैं और ये हैं किरथर पहाड़ियाँ। तो इनके आसपास का जो क्षेत्र है यहीं पर सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाए गए थे और ये लोग कुछ पशुओं को भी पालतू बनाकर रखते थे। अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों की और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियाँ, यानी कि जो गारो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी पड़ेंगी उत्तर पूर्व में और जो विंध्य पहाड़ी हैं वो भारत में मध्य भारत में पड़ेंगी। अभी हमने देखा था कि नर्मदा के ऊपर हैं विंध्य पहाड़ियाँ और इन इलाकों में भी क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। और वो स्थान जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वो स्थान कहाँ है, विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अब देखिए एक बार हम मैप में गारो पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियाँ हम देख लेते हैं। तो देखिए ये हैं गारो पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व इलाके में। और अगर हम बात करें विंध्य पहाड़ियाँ की तो देखिए ये हैं विंध्य की पहाड़ियाँ जो कि आपकी पड़ती हैं मध्य भारत में। और विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में जो स्थान है यानी कि ऊपर की तरफ जो स्थान है वहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर नदियों की बात की गई है कि सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ, इन नदियों के किनारे क्या हुआ, अब से 4700 वर्ष पूर्व या हम कहें 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले थे। और अगर हम बात करें गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों की तो वहाँ नगरों का विकास हुआ 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि सिंधु के किनारे तो नगर विकसित हुए 4700 वर्ष पूर्व और गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे 2500 वर्ष पूर्व। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि गंगा और उसकी सहायक नदी सोन, गंगा की सहायक नदी सोन और इसके दक्षिण का जो इलाका है और इसके आसपास का जो क्षेत्र था वो प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। किस नाम से, मगध के नाम से। और इसके जो शासक होते थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की या एक विशाल राज्य स्थापित किया। अब हम एक बार मैप में सिंधु और गंगा नदियाँ देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये है सिंधु नदी जो कि भारत से बहकर जाती है और पाकिस्तान में चली जाती है। और इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो ये है झेलम नदी, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये है इसकी सहायक नदियाँ। और इन्हीं नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। अगर हम बात करें गंगा नदी की तो गंगा नदी हिमालय से निकलती है और इसकी ये है सहायक नदी सोन और इसके दक्षिण का जो इलाका है वो मगध के नाम से जाना जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत की यहाँ पर बात हुई है तो देखिए हम अपने जो देश है उसके लिए इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। और इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, यानी कि इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडस से, और इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब देखिए इसका नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो देखिए अब से 2500 वर्ष पूर्व
यानी कि 2500 वर्ष पहले क्या हुआ कि उत्तर पश्चिम से ईरानी और यूनानी आए हमारे देश में, क्योंकि पहले लोग क्या था, यात्राएं करते रहते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, सिंधु को हिंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इन्होंने इंडिया कहा और इस तरीके से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत कैसे पड़ा अपने देश का नाम। तो देखिए जो भारत है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, यानी कि लोगों का एक समूह था जो कि रहता था उत्तर पश्चिम में, और उस समूह के लिए जिस नाम का प्रयोग किया जाता था वो था भारत। और इस समूह का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में। और ये ऋग्वेद कितने वर्ष पुरानी कृति है, ये है 3500 वर्ष पुरानी। ये भी फ्रेंड्स पूछा जाता है कि ऋग्वेद कितने वर्ष पुरानी है, तो 3500 वर्ष। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो थी कुछ अतीत की बात। अब देखिए नेक्स्ट है कि हम अतीत के बारे में किस तरीके से जान सकते हैं, किस तरीके से हम अतीत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि क्या क्या अतीत की जानकारी के सोर्सेज है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम सोर्स की बात करें, पहले स्रोत की बात करें, तो वो है पांडुलिपि। तो देखिए जो अगर हम तरीकों की बात करें तो क्या है, हम पुरानी पुस्तकों को ढूंढ सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। तो उनमें पहला तरीका है पांडुलिपि, यानी कि पांडुलिपि क्या है, जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती हैं, और हाथ से लिखी होने के कारण ही हम इन्हें क्या कहेंगे, पांडुलिपि कहेंगे। अब देखिए इसका नाम पांडुलिपि कैसे है, तो देखिए अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहेंगे हम, मैन्यूस्क्रिप्ट। और मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड किससे बना है, लैटिन भाषा के शब्द मैनू से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ। यानी कि पांडुलिपि को हम अंग्रेजी में कहेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट, और मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द बना है लैटिन भाषा के मेनू से, और मेनू का अर्थ क्या होता है, हाथ। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें पांडुलिपियाँ बनाई कैसे जाती हैं, तो देखिए जो पांडुलिपियाँ होती हैं वो ताड़पत्रों से, या तो बनेंगी ताड़पत्रों से, या हिमालय के क्षेत्र में एक पेड़ होता है भुर्ज, पेड़ का नाम क्या है, भुर्ज, उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार एक भोजपत्र होता है, उस पर लिखी जाती हैं। ठीक है, यानी कि या तो ताड़पत्रों पर या भुर्ज पेड़ की छाल पर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स ये जो पांडुलिपियाँ थी ये बहुत हज़ारों वर्ष पुरानी थी। तो इतने वर्षों में क्या हुआ कि जो बहुत सारी पांडुलिपियाँ थीं उनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट कर दी गई, लेकिन फिर भी कई ऐसी पांडुलिपियाँ हैं जो आज भी उपलब्ध हैं। अगर हम बात करें कि ये पांडुलिपियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये जो पांडुलिपियाँ होती हैं मंदिरों और विहारों में हमें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा इन जो पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताएं व व्यवहार, इसके अलावा राजाओं के जीवन के बारे में, या औषधियों के बारे में, या उस समय का जो विज्ञान होगा, इस प्रकार के जो विषय हैं उनकी इन पांडुलिपियों में चर्चा की गई है। इसके अलावा देखिए ये आप एक पांडुलिपि की पिक्चर देख सकते हैं जो NCERT की बुक में दी गई है कि पांडुलिपियाँ इस तरीके की होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एक और चीज़ पांडुलिपियों के अलावा कि महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी थे प्राचीन समय के लिखे हुए, उनसे भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड जो है वो है अभिलेख। अब देखिए पांडुलिपि पढ़ने के अलावा हम अतीत के बारे में जानने के लिए अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिए अभिलेख क्या होते हैं, ऐसे लेख जो पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, अभिलेख कहेंगे। यानी कि अगर किसी ने, कोई शासक होगा उस समय का या कोई राजा होगा, उसने क्या किया, अपने कोई भी आदेश दिया या अपनी प्रशंसा या वंशावली या उसने जो भी कार्य करवाए जनता के लिए, उनको वो लोग क्या करते थे, किसी भी पत्थर पर या धातु पर उत्कीर्ण करवा देते थे, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिलेख कह सकते हैं।
वो लोग ऐसा क्या करते थे, अपने आदेशों को उत्कीर्ण इसलिए करवा देते थे जिससे कि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उन आदेशों का पालन कर सकें। इसके अलावा अगर उन्होंने कहीं पर लड़ाई लड़ी, उसमें विजय हासिल करी, तो उस विजय का लेखा जोखा भी वो उन अभिलेखों में लिखवा देते थे। तो ये तो था अभिलेख। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके अलावा कुछ लिखित स्रोत भी हैं जिनसे हम अतीत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि महाकाव्य, कविताएं और नाटक इत्यादि। और ये जो नाटक, कविताएं और महाकाव्य हैं, ये कई तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इसके अलावा कई प्राकृत में और कुछ तमिल भाषा में लिखे गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, प्राकृत भाषा कौन सी होती है? प्राकृत भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसका प्रयोग आम लोग करते थे। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पुरातात्विक साक्ष्य की। तो देखिए, पत्थर और ईंट से बनी इमारतें, और मतलब जो इमारतें होंगी जो प्राचीन समय में बनी होंगी, फिर वो कुछ टूट गई होंगी, उनमें से कुछ दब गई होंगी, तो उनके जो अवशेष हैं, इसके अलावा कुछ चित्र या मूर्तियों के अवशेष, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब पुरातात्विक साक्ष्य कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, औजार, पुराने समय के हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, मोहरें, इसके अलावा जानवर, मछलियों, चिड़ियों इत्यादि की हड्डियों के अवशेष, ये सारी चीज़ें भी पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आती हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये खुदाई में या छानबीन करके इस तरीके से हमें प्राप्त हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो थे अतीत को जानने के स्रोत। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई आपसे पूछे कि आज डेट क्या है, तो हम डेट बता देंगे, या कौन सा महीना चल रहा है, या जैसे जो भी वर्ष चल रहा है, जैसे अभी 2020 चल रहा है, इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो ये जो वर्ष की गणना है वो कैसे की जाती है? ये की जाती है ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से। यानी कि अगर हम 2020 की बात करें तो इसका मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म के 2020 वर्ष बाद, ठीक है। और अगर हम उससे पहले की बात करें तो उनके सामने क्या लिखेंगे? ईपू, यानी कि ईसा से पूर्व, ठीक है। यानी कि हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं, जो कि 2000 वर्ष या 2020 वर्ष पूर्व को जो वर्ष है, जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उसको हम अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं। तो देखिए, अगर हम पहले बात करें कृषि का आरंभ, तो कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। अगर हम सिंधु सभ्यता के नगरों की बात करें तो वो कब हुए थे? 4700 वर्ष पूर्व। अगर हम गंगा घाटी के नगर या मगध के राज्य की बात करें तो वो 2500 वर्ष पूर्व। इसके अलावा अगर हम वर्तमान की बात करें तो अब से 2000 वर्ष पूर्व। तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इस चैप्टर की, जो कि आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार पूछी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, इतिहास और तिथियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनका यहाँ पर बताया गया है। जैसे अगर हम बात करें बीसी की या ईपू की, तो ये क्या होगा इसका? बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का, या ईपू यानी कि ईसा पूर्व। बीपी अगर बात करें इस वर्ड की तो ये क्या है? बिफोर प्रेजेंट। बीसीई बिफोर कॉमन एरा। एडी, अब देखिए एडी क्या है? एडी जो वर्ड है ये एनो डोमिनी है इसका फुल फॉर्म, और ये बना है दो लैटिन शब्दों से, जिसका अर्थ क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। और अगर हम बात करें सीई की, तो सीई का मतलब है कॉमन एरा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।